अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। कि ये हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स में किस तरह से इन्फ्लेशन और टैक्सेशन जो है उसका इफेक्ट आता है या उसको इनकारपोरेट किया जाएगा। ओवरव्यू ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को, कि अभी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ रहे हैं। शेयर होल्डर्स की वेल्थ में फाइनेंसिंग डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट है और डिविडेंड भी है। अब आगे आता है जी अलाउइंग फॉर टैक्स एंड इन्फ्लेशन। लेकिन अभी टैक्स और इन्फ्लेशन हमारी एनपीवी को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। सिलेबस लर्निंग आउटकम्स में अप्लाई एंड डिस्कस रियल टर्म्स एंड नॉमिनल टर्म अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कि रियल टर्म्स आप किसे कहते हैं या रियल टर्म्स रेट ऑफ रिटर्न आप किसे कहते हैं, नॉमिनल टर्म्स किसे कहेंगे, और उस पे आप जो रेट ऑफ रिटर्न कमा रहे हैं वो क्या होता है। कैलकुलेट द टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ relevant cash flows including the tax benefits of capital allowance and the tax liabilities of taxable profit. Calculate and apply before and after tax discount rate। कि हमने अपने बिफोर और आफ्टर टैक्स डिस्काउंट रेट्स जो हैं वो कंसिडर करने हैं। की मॉडल्स एंड थ्योरीज, just about every investment appraisal question will involve taxation or inflation. The effects are inescapable part of the financial planning, so the examiner is reluctant to ask investment appraisal questions that do not include these complications। मकसद कहने का क्या हुआ कि एग्जामिनर जब एनपीवी क्वेश्चन पूछेगा तो इस चीज के चांसेस बहुत कम हैं कि वो टैक्स के इम्पैक्ट को इंक्लूड ना करे। बोथ टैक्स एंड इन्फ्लेशन ऐड सिग्निफिकेंटली टू द अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन आंसरिंग अ डीसीएफ क्वेश्चन, सो वी मस्ट बिकम फास्ट एंड एक्यूरेट। इसलिए इसको लर्न करना हमारे लिए जरूरी है। पहली चीज आती है जी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज फाउंड इन ऑल इकोनॉमीज। हर इकोनॉमी में आपको इन्फ्लेशन मिलेगा। जैसे मैंने पहले किसी वीडियो में कहा था कि जब एसीसीए हर साल अपनी फीसें बढ़ाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इन्फ्लेशन उनकी कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होना होता है वो उसे आगे अपनी इनकम में चार्ज कर देते हैं या ऐड कर देते हैं। इट मीन्स दैट अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी buys less over time, it is worth less। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता जाएगा वैसे वैसे आपके रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम पढ़ कर आए हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी। जो हम आज 2024 में कमाएंगे $1000, उनकी जो बाइंग पावर है वो 2025 के $1000 के मुकाबले में ज्यादा है। या हम ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि क्या मालूम $1100 जो 2025 में हम कमाएं उसकी वर्थ 2024 के 1000 के बराबर हो। If there were no inflation, investors would require a return to compensate them for deferring compensation, consumption and risk. This is a real rate of return। Real rate of return का मतलब ये होता है कि आप एक्चुअली कमा क्या रहे हैं। अगर तो कोई इन्फ्लेशन नहीं है तो इन्वेस्टर वुड रिक्वायर अ रिटर्न टू कंपनसेट देम फॉर डेफरिंग कंजम्पशन एंड रिस्क। फिर वो आपसे जितना आप रिस्क बियर कर रही है कंपनी या जितना वो रिस्क बियर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट सिर्फ आपसे रियल रेट ऑफ रिटर्न ही मांगेंगे। और रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या हुआ, रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि एक्चुअली आपके पास क्या आता है। फर्ज करें कि अगर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है और वहां पर आपके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 10%, इन्फ्लेशन है 6%, तो 4% जो बच गया है वो एक्चुअली आपके लिए रियल रेट ऑफ रिटर्न है। जाहिरी तौर पे तो आपने 10% कमा लिया है, लेकिन असल में 10% आपने नहीं कमाया,
क्योंकि उसमें से 6% इन्फ्लेशन है, वो माइनस करने के बाद जो आपके पास रह जाता है वो 4% है, जिसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। with inflation, a higher rate return is needed, enough to give a real return and to keep up with inflation, that is the nominal rate of return और मनी रेट ऑफ रिटर्न। अगर तो फर्ज करें कि जिस इकॉनमी में हम हैं उस इकॉनमी में इन्फ्लेशन है, तो फिर हम ये चाहेंगे कि हमारी अर्निंग इतनी होनी चाहिए या हमारे बैंक का इंटरेस्ट रेट इतना होना चाहिए, हमारी अर्निंग्स या हमारा बैंक इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो कि जिससे हमारा इन्फ्लेशन कवर हो जाए और फिर भी हमें कुछ बच जाए पैसे। अगर फिर भी हमें कुछ बच जाए तो इसे कहते हैं मनी रेट ऑफ रिटर्न या नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। दिस रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न इज गिवन बाय 1 plus nominal rate of return is equal to 1 plus real rate into 1 plus inflation rate। ये जो इन्फ्लेशन रेट है, इस इन्फ्लेशन रेट को हम कहेंगे जनरल इन्फ्लेशन रेट। और नॉमिनल रेट क्या है? नॉमिनल रेट जो दरअसल हम कमा रहे हैं, 1 plus i is equal to 1 plus r into 1 plus h। ये बेसिकली, और इससे हम, इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं नॉमिनल रेट कैलकुलेट करने के लिए? नेक्स्ट में यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, nominal rate of return is equal to 1 plus r into 1 plus h this whole minus 1। ये वन जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न के साथ यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ से जाके माइनस कर देंगे। फिशर फार्मूला इज गिवन इन योर एग्जाम, बट रिमेंबर द रिलेशनशिप एज shown above। So if the real rate were 3% and inflation were 5%, तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए? 1 plus 0.03 multiply by 1 plus 0.05 is equal to 1.0815। और फिर यही वन इधर आके माइनस हो गया 1.0815 से, यही वन माइनस हो गया तो आंसर हो गया 0.0815। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख देंगे 8.15%। अगर तो आपको एमसीक्यू आएगा तो एमसीक्यू में तो आप लिख सकते हैं 8.1% या 8.1% वाला ही ऑप्शन आप चूज करेंगे। लेकिन अगर सेक्शन सी के एनपीवी के सवाल में आपको डाटा प्रोवाइड किया है और आपने वहां से कैलकुलेट करना है अपना इन्फ्लेशन, तो फिर आप, या अपना नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, फिर आप 8.5% नहीं चूज करेंगे, फिर आप 8% पे इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे या 8% पे आप इसे राउंड ऑफ कर देंगे। क्योंकि जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू टेबल और एन्युटी टेबल होता है, उसमें हमारे पास 1%, 2%, 3%, 4% इस तरह से वैल्यूज गिवन होती हैं। हमारे पास 8.15 नहीं है, तो इसलिए फिर हमें राउंड ऑफ करना होता है। सपोज करें कि अगर 8.7% आ जाता, तो हम अप्रोक्सीमेट 9% कर लेते और 9% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी फैक्टर हमने यूज करना होगा। तो ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और या रियल रेट ऑफ रिटर्न है। इसमें मैं आपको एक और बात और डिटेल कर देता हूँ क्लियर, कि सपोज करें कि एक आदमी महीने के $10,000 कमाता है, तो ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है। अब $10,000 जो है वो उसके लिए इनकम है, जिसमें से उसने अपने पिछले साल के जो अखराजात थे वो भी पे करने हैं, लेकिन पिछले साल के जब तक उसके एक्सपेंसेस इसमें से थे $6,000। अब इस साल उसकी इनकम $10,000 ही है, इनकम नहीं बढ़ी, जो पिछले साल 10,000 थी वही है, लेकिन ये कि उसके एक्सपेंसेस में $1,000 का इजाफा हो गया, तो जिसकी वजह से अब उसके पास जो बच रहे हैं वो $3,000 हैं। तो रियल रेट जो उसका है वो बेसिकली क्या है, वो 3,000 है। पहले वो 4,000 था, 10,000 में से 6,000 के खर्चे बियर करता था,
और 4,000 बचा रहा था। अब 10,000 में से 7,000 के खर्चे बियर करके 3,000 कमा रहा है, बचा रहा है। तो दरअसल वो फॉल कर रहा है, उसकी जो है वो सेविंग्स फॉल कर गई हैं और उसका रियल रेट ऑफ रिटर्न कम होता जा रहा है। इसी तरह से फर्ज करते हैं कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर सपोज करें कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो 15% डिपॉजिटर को मिल जाता है, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन उस मुल्क में 25% इन्फ्लेशन है, तो 10% नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब ये कि अगर किसी आदमी ने 1 लाख डॉलर जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया, उस 1 लाख डॉलर के बदले में उसने 15% प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से 1 लाख डॉलर बढ़ के हो गए 1,15,000 डॉलर। लेकिन खर्चा उसका 25,000 डॉलर का हो गया, जिसके बाद जो है वो कहाँ पे खड़ा है, 90,000 पे खड़ा है। बजाय उसके कि उसकी वैल्यू बढ़ती, उसके पास नंबर ऑफ नोट्स इंक्रीज होते, उसके नंबर ऑफ नोट्स जो है वो कम हो गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। The nominal rate is shown how the amount of money must rise to keep up with the inflation and go go a real rate of 3%. The nominal rate is not the real. If a question quotes a rate of return without specifying whether it is a nominal or real, assume it is a नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। आम तौर पे जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है। उसके में के साथ लिखा हुआ नहीं होगा कि ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन ये एक तयशुदा बात है, या एक बात जो हमें समझ में आती है, या जो कॉन्सेप्ट हमें पता है वो यही है कि जो भी रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल रहा है वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। Adjusting for inflation in the discounted cash flow. There are two approaches, they give the same answer. Convert all cash flows to flow of money, that is the actual amount that will be received and paid out, and the discount at time zero money rate, and discount at the time money rate. इस बेसिकली क्या है जी, कि कन्वर्ट कैश फ्लो को आपने क्या करना है टू द फ्लो ऑफ मनी एंड एक्चुअल अमाउंट दैट विल बी रिसीव्ड एंड पेड आउट, और फिर आपने उसकी डिस्काउंटिंग करनी होती है। कीप ऑल कैश फ्लोज इन द करंट टर्म्स एंड डिस्काउंट एट द रियल रेट। बेसिकली मैंने आपसे कहा कि अगर तो फर्ज करो हमारे पास एडजस्टमेंट की, इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट आ गई है, तो इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट की वजह से हमारी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, हमारे नेट कैश फ्लोज जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जाहिरी तौर पर ज्यादा पैसे आ रहे होंगे। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से इन्फ्लेशन का बर्डन बियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाएगा, और हम उसको एडजस्ट करते हैं इसमें इन्फ्लेशन में। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि बाज मर्तबा क्वेश्चन आपको ये कह सकता है कि कैलकुलेट एनपीवी बाय यूजिंग द रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसमें उसने क्या कहा कि आपने क्या करना है, आपने अपने कैश फ्लोज लेने हैं, और नेट कैश फ्लोज जो है वो बेसिकली उनके ऊपर उनको आपने डीफ्लेट कर देना होता है। डीफ्लेट करने का मतलब ये हुआ कि उसका आपने इन्फ्लेशन माए वापस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो कोई चीज इन्फ्लेट हो रही है, 10,000 से सेल्स बढ़ रही हैं हर साल 10% के इन्फ्लेशन से, तो मैं इसको 110% से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 11,000 डॉलर हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाता है कि आप रियल रेट ऑफ रिटर्न को यूज करें, रियल टर्म्स को यूज करें, तो रियल टर्म्स के लिए मुझे क्या करना है, इसी 10% के इफेक्ट को इसमें से खत्म कर देना है 11,000 में से, और मैं 100% पे वापस चला जाऊंगा, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू दी 110, और मैं वापस किस पर आ जाऊंगा, अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाऊंगा। दिस इज कॉल्ड वर्ड, दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। डिफ्लेशन वैसे आजकल दुनिया के मुल्कों में बहुत कम होता है, अब बहुत रेयर ही हमें देखने के लिए मिलेगा। इन्फ्लेशन एंड डीसीएफ, वॉच आउट। Convert everything to money flows and discount at the money rate.
is safe but lengthy. You must inflate the discount at a rate that is usually not on the tables. Using flows in the current terms, then discounting at the real rate is often faster, especially if annuity is present. Annuity में हमने कल भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक ही एन्यूटी फैक्टर यूज कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने कैश फ्लो पर ईयर से. If the real rate is used, be sure that all amounts in the current price terms, if are told that first inflow will be 4,000 in year one, then that is not the amount in current terms. It must be uninflated by year. कि वो भाई एक $4,000 जो है वो आपको पहला कैश फ्लो मिलेगा और पहले साल में मिलेगा, तो पहले साल में जो 1,000 मिलना है वो करंट, नॉट द अमाउंट इन द करंट टर्म्स. करंट टर्म का मतलब है ईयर जीरो. ईयर जीरो का मतलब है टुडे. तो आज के 4,000 के बराबर जो है वो का एक साल बाद का $4,000 नहीं होगा. तो ये है जी इन्फ्लेशन एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो. इसके बाद हमारे पास आता है जी डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट्स. फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू राइजेस एट 7%, कॉस्ट राइजेस एट 4%. इनको कहते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, जो कि किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए है. कि जी सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी 7% से, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी 4% से, फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्रीज हो जाएंगे 3% से. तो ये सब बेसिकली क्या हैं, ये सब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन हैं. और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन सिर्फ उस पर्टिकुलर आइटम के लिए यूज होते हैं. जनरल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी जो है वो 5% है और रियल रेट ऑफ रिटर्न 3% है. तो एक बात याद रखें कि जब भी आप नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न या मनी रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपने हमेशा जनरल इन्फ्लेशन को यूज करना है. आपने इसके अलावा किसी और इन्फ्लेशन को यूज नहीं करना. इन्फ्लेट ऑल रेवेन्यूज एट 7%. रेवेन्यू 7% से बढ़ेंगी, कॉस्ट 4% से बढ़ेगी, और नेट फ्लो ऑफ द मनी जो है वो बढ़ेगा आपके पास ज्यादा प्रोपोर्शन से, क्योंकि रेवेन्यू 7% से बढ़ रही है और इन्फ्लेशन जो है वो 4% से बढ़ रही है. लेकिन मनी रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है कि जनरल इन्फ्लेशन और जो हम दूसरी चीज यूज करते हैं अपने पास इन्फ्लेशन, सॉरी, रियल रेट ऑफ रिटर्न, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न दे देगा या इन्फ्लेशन दे देगा. इसके बाद आता है जी हमारे पास प्रॉब्लम्स विद इन्फ्लेशन एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो. Inflation adds a considerable uncertainty to cash flow and to required rate of return. कि वो क्या होगा जी, कंसिडरेबल अनसर्टेनिटी आ जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनसर्टेन हो जाएगा. ऐसा आम तौर पे तब होता है जब इन्फ्लेशन का नंबर अनसर्टेन हो, या आप किसी हाइपर इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ना है या बढ़ रहा है. वहां पर डेफिनेटली कंपनीज को ये इशू फेस करने पड़ते हैं, बिजनेसेस को ये इशू फेस करने पड़ते हैं कि वो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेट करें, या वो क्या अपने लिए नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न सेट करें जिसको वो फोर्सी कर सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूसली कमा सकते हैं. इवन गवर्नमेंट्स फाइंड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग डिफिकल्ट. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब अननेसेसरीली हाई इन्फ्लेशन होता है या हाइपर इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट होता है, तो वहां पर इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. बाज दफा इस इन्फ्लेशन में कुछ इन्फ्लेशन की रीजंस तो वीक इकोनॉमी होती है, लेकिन कुछ इन्फ्लेशन की रीजंस इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड आ जाता होता है. Many companies are subject to very specialist inflationary effects, oil prices, rare earth metals, competitors' action. Inflation can be incorporated in project evaluation by risk and uncertainty analysis. Some may make plans to obtain contingency fund
as a higher bank overdraft limit if the rate of inflation is higher than expected. अब यहाँ पे उसने कहा कि many companies are subject to very specialist inflationary effect. हर एक इंडस्ट्री के ऊपर इन्फ्लेशन एक ही तरह से एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर बिजनेसेस होते हैं, जैसे टूथपेस्ट है, बिस्किट है, कुकिंग ऑयल है, चॉकलेट्स हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर हम पिछले 10 साल का इन्फ्लेशन रेट सामने रखें तो उसके को सामने रखने का मतलब ये है कि हमें पता चलता है कि इनकी कीमत उस तेजी से नहीं बढ़ी जैसे 10 सालों में इन्फ्लेशन बढ़ा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पॉपुलेशन बढ़ी है, डिमांड इंक्रीज हुई है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कंपनी को मिलना शुरू हुआ। जब उसे वो बेनिफिट मिलना शुरू हुआ, उसका खर्चा हुआ, तो उसके लिए ये जरूरत नहीं रही कि इन्फ्लेशन के साथ साथ वो अपनी कीमत को बढ़ाए। दूसरा, जो रिटेल बिजनेस होता है या रिटेलर होता है, उसके ऑब्जेक्टिव ये है कि उसने अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करना है। रिटेलर ने अपनी प्रोडक्ट के टर्नओवर को बढ़ाना है और उसने उसको सेल करना है, ताकि वो अपने पैसे को बार बार यूटिलाइज करके अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर ले। तो हर एक इंडस्ट्री पर ये इक्वली एप्लीकेबल नहीं हो सकता इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है। इन्फ्लेशन कैन बी incorporated in project evaluation by risk and uncertainty analysis. Some may make plans to obtain contingency funds. कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली अपने लिए एक कॉन्टिजेंसी फंड फंड क्रिएट कर रहे हैं, या एक अपने लिए सेविंग्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसका बेसिकली पर्पस क्या है कि अगर भी किसी भी वक्त जो है वो कोई कॉन्टिजेंसी नीड पड़ती है, तो हमारे पास इतना सरप्लस फंड होना चाहिए, सच एज हायर बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट लिमिट इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज। और अब ये क्या हो सकता है? आप इस बैंक से जाके जो है एक ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लेते हैं कि अगर हमें किसी वक्त जरूरत हुई पैसों की, तो इन पैसों को हम यूज करके आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे।